हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम आप सबने सुना होगा, डॉक्टर अजय बाम्बी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अजय बाम्बी के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे। इनके कुछ प्रिडिक्शंस हैं। तो राजीव गांधी के असैसिनेशन के बारे में इन्होंने बिल्कुल प्रिडिक्ट करा था, राइट। बॉम्बे टेरर अटैक के बारे में प्रिडिक्शन जो मेरे को याद आ रहा है, जो बड़े बड़े प्रिडिक्शंस जो याद आ रहे हैं। तो ज्योतिष के बारे में आपका क्या सोचना है और क्या वो? सबसे पहले तो मृगशिरा जो नक्षत्र है इसके बारे में बोलते हैं कि मृग के ऊपर वो जो उसकी सींग है इसको बड़ा शुभ नक्षत्र माना जाता है। माँ पार्वती का नक्षत्र भी है। हाँ, इसको बड़ा शुभ माना जाता है। इसमें विवाह भी होते हैं। और ज्योतिष की हम बात करें तो हमको जानना पड़ेगा वेदों के टाइम में, वैदिक टाइम में। तो वैदिक टाइम में कुंडली नहीं बनाई जाती थी, जन्म कुंडली तो नहीं बनाई जाती, उसकी व्याख्या नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर नक्षत्रों का ऋग्वेद में और यजुर्वेद में सारे 27 नक्षत्रों का जिक्र मिलता है। इसीलिए आपका जो कहना है नक्षत्र इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। जिसको, और जो लोग आजकल लोग नक्षत्र को बहुत कम, जिसको मतलब नक्षत्र नहीं आते वो ज्योतिष सीख ही नहीं ज्योतिष है, लोग नक्षत्र पे बहुत ही कम, मतलब नहीं। महत्व ही कम देते मेरी हैं, पूरी जिंदगी हो गई है ना। अब कुछ लोग उसको बस हाउस को देखते हैं, राशि को देखते हैं, दशा देखते हैं, भुक्ति देखते हैं, बता दिया। ये ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। नमस्कार। आज मेरे खुद के चैनल शंकर राष्ट्रो चैनल में, SAA चैनल में हमारे साथ एक बहुत ही, मतलब वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम आप सबने सुना होगा, डॉक्टर अजय बाम्बी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अजय बाम्बी के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे, मगर ये एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि हमारी जो ज्योतिष विद्या है उसके अनुसार काम करते हैं। ये नक्षत्रों पे इनके बहुत ही अध्ययन है। नक्षत्र के द्वारा किस तरह, मतलब रेमेडीज़ दी जाती हैं, इनमें इनको बहुत ही मतलब इनका मैंने नाम सुना है और लोगों को उन्होंने बहुत सारी विद्याएं बताई हैं इसके बारे में, कैसे करा जाता है, क्या करा जाता है। डॉक्टर बाम्बी एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में और लॉ में, PhD भी हैं। इनके कुछ प्रिडिक्शंस हैं, जैसे कि अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो राजीव गांधी के असैसिनेशन के बारे में इन्होंने बिल्कुल प्रिडिक्ट करा था, राइट। बॉम्बे टेरर अटैक के बारे में प्रिडिक्शन जो मेरे को याद आ रहा है, जो बड़े बड़े प्रिडिक्शंस जो याद आ रहे हैं वो हैं। और इनके अपना जो पॉलिटिकल सर्कल, इंडिविजुअल्स जो लोग इनके पास आते हैं वो बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, वास्तु के लिए, इत्यादि के लिए। मगर इनका जो, हमारा जो एक उद्देश्य था, इनका जो, आप डॉक्टर बाम्बी का वेबसाइट है उसमें आप जा सकते हैं, जो कि हम नीचे डाल भी देंगे उनके बारे में संक्षिप्त में, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारा इस पॉडकास्ट का और उनके साथ पहला जो हमारा जो जिज्ञासा है और जो क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक समय से है, तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। एस्ट्रोलॉजी कैसे शुरू हुई थी, वैदिक काल से था, और इसका महत्व क्या था? क्योंकि महाभारत के टाइम में भी कर्ण ने बोला था कि हमारे ये नक्षत्र हैं और मेरा तो मरना, मेरा अंत होना है आ गया। तो उस टाइम भी हमने इसका वर्णन सुना है। तो एस्ट्रोलॉजी की क्या परिप्रेक्ष्य है? ज्योतिष हम कहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी तो इंग्लिश वर्ड, तो ज्योतिष के बारे में आपका क्या सोचना है और क्या वो? सबसे पहले शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ और आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। मैं आपकी किताबें बड़े चाव से पढ़ता था। थैंक यू। तो उसमें काफ़ी आनंद आता था। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये भी कोई नक्षत्र काम कर रहा होगा। बिना नक्षत्र के ऐसा होता नहीं। बिल्कुल, नक्षत्र कोई काम कर रहा होगा। मृगशिरा नक्षत्र है जी, वो काम कर रहा है। तो मृगशिरा जो नक्षत्र है इसके बारे में बोलते हैं कि मृग के ऊपर वो जो उसकी सींग है इसको बड़ा शुभ नक्षत्र माना जाता है। माँ पार्वती का नक्षत्र भी है। हाँ, इसको बड़ा शुभ माना जाता है। इसमें विवाह भी होते हैं। और इसके अलावा ये जो नक्षत्र है इसका मंगल इसका स्वामी है। तो इस नक्षत्र के बड़े अपने प्रभाव हैं, उस पर तो कोई बाद में चर्चा कर लेंगे। अब आपने बोला कि ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष की हम बात करें तो हमको जानना पड़ेगा वेदों के टाइम में, वैदिक टाइम में। तो वैदिक टाइम में कुंडली नहीं बनाई जाती थी,
जन्म कुंडली तो नहीं बनाई जाती, उसकी व्याख्या नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर नक्षत्रों का ऋग्वेद में और यजुर्वेद में सारे 27 नक्षत्रों का जिक्र मिलता है, उनका पूरा अध्ययन है, और राशियों का जिक्र मिलता है, ख़ास तौर से नक्षत्रों का मिलता है। और उसमें भी जो है ख़ास तौर से वो जो ग्रह हैं, तो हम बोलते भी हैं वैदिक भाषा में कि ज्योतिष जो है उसका आधार ग्रह और नक्षत्र हैं। और ग्रह तो घूमते रहते हैं नक्षत्र स्थिर हैं। और जो नक्षत्र जो है वो उसका पाथवे है ग्रहों का। कोई भी ग्रह बिना किसी नक्षत्र के नहीं घूम सकता, रोड मैप है वो पूरा, बल्कि रोड ही है वो, पाथवे है। तो पाथवे है, अगर हाईवे पे जा रहे हैं, अगर रास्ता नहीं है तो आप कैसे जाओगे? इसलिए नक्षत्रों का महत्व ज़्यादा हो जाता है। हमने क्या किया, हमने ग्रहों को, राशियों को ज़्यादा महत्व दे दिया। तो हमको समझना पड़ेगा कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र को और भी गहरे में समझें तो एक एनर्जी का पैसिव फील्ड है। ऐसे मान के चलें कि आपने युद्ध के समय में माइंस बिछा देते हैं वहाँ से आपका ट्रक निकले या आपका टैंक निकले तो एकदम विस्फोट होता है। तो नक्षत्र वैसे ही हैं कि वो एकदम पैसिव एनर्जी का फील्ड है। वहाँ से जैसे कोई ग्रह जाता है, आप उस ग्रह में पैदा हुए, चाहे चंद्रमा हो, सूर्य हो, वो आप उसमें डिफ़ाइन हो गए। तो नक्षत्र फिर आपको डिफ़ाइन करता है। इसको बहुत गहरे में जाएं। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न के ऊपर। आपने बोला कि महाभारत में, तो महाभारत तक आते आते, वेदों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तक आते आते जो नक्षत्र था उनका जो जिक्र था, और उनका जिक्र हो रहा था कि नक्षत्रों का प्रभाव कैसे है और ग्रहों की युतियों का क्या स्थिति है। जैसे महाभारत में वैसा बोलते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहाँ पर 2 सूर्य ग्रहण पड़े 13 दिन के भीतर। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रहण पड़े। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा दुर्घटना का या महाविनाश की इंडिकेशन आ जाते हैं। और उस समय जो बृहस्पति था, आजकल बृहस्पति अतिचारी है, उस समय बृहस्पति 6 वर्ष के लिए स्लो मोशन में था। तो बृहस्पति का संबंध किस धर्म से है, इसलिए कृष्ण बोलते हैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। तो वहाँ पर वो इस तरह की बात करते हैं। तो वो जो बाकी वहाँ, इसके अलावा वो जो सहदेव था, सहदेव को नक्षत्रों का बड़ा ज्ञान था। तो युद्ध से पहले वो लोग कृष्ण के पास गए कि आप बताओ क्या होगा। बोले मुझसे नहीं, इससे पूछो तो ये जैसा बोलेगा सहदेव को मालूम है, तो इससे मालूम पड़ेगा। तो सहदेव बोला कि एक कथा है, लोकल कथा है। हाँ, कई बार हमको नहीं मिलती, लेकिन उसका महत्व बड़ा है। हर नक्षत्र के पीछे एक पूरी मैथोलॉजी जुड़ी हुई है। हाँ, मैथोलॉजी जुड़ी हुई। तो वो कहता है कि ऐसा करो कि कोई जो बीवी का गुलाम हो पक्का, अगर वो मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा कौन जीतेगा। अब बीवी का गुलाम कहाँ ढूंढे, तो भीम अर्जुन ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, तो उनको मालूम पड़ता है कि एक जगह घूमते गांव में, अपने शहर में जो भी कुछ था, इंद्रप्रस्थम जी, तो वहाँ घूमते घूमते देखा कि एक लेडी है जिसके हाथ पैरों में मेहंदी लगी हुई है। वो अपने पति को बोलती है कि बगल से आग लिया। हम तो गांव के लोग हैं, आपको मालूम है, ऐसे 50 साल पहले भी दूसरे की चूल्हे से आग लेते थे हम लोग। बिल्कुल। गैस वैस का प्रचलन तो था नहीं, तो आग लेना एक बहुत नॉर्मल सी बात थी। बोले उसके यहाँ से आग लिया, तो पड़ोसन ने मना कर दिया। तो पड़ोसन ने मना कर दिया तो उसने बोला कि ऐसा करते हैं वो आई, उसके जो ऐसे पति आया, उसने मना कर दिया। बोले अच्छा मना कर दिया, मेरे को कंधे पे बैठा दो। उसने अपनी बीवी उसके कंधे पे बैठी, जाके पड़ोसन से लड़ी और वो लेके आई आग। उसने कहा इससे बड़ा नहीं मिलेगा इस शहर में आज के दिन ढूंढना है तो बड़ा नहीं मिलेगा, अब क्या करें। बोले ऐसा करते हैं कि इसमें शगुन शास्त्र भी है, इसमें शगुन का ज़्यादा महत्व है, और जो एस्ट्रोलॉजी थी उसका मैं बताता हूँ। तो ये शगुन की बात हो रही, तो वहाँ पर जाके बोलते ऐसा करो कि युद्ध के मैदान में इसको गाड़ दो इतना इतना, अभी मालूम पड़ जाएगा, शाम होने वाली है। तो शाम हुई तो वहाँ पर गीदड़ वीदड़ आते हैं, तो उसको कहते हैं आज तो मनुष्य का मांस मिल गया, अच्छा रहेगा। तो उनका जो सीनियर गुरु था वो आता है, बोले इसको मत खाओ, इसको खाएंगे तो नरक में जाएंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले कल बड़ा भारी युद्ध होने वाला है, बड़े बड़े योद्धा मिलेंगे, उनका हम मांस खाएंगे, उनका खून पिएंगे, ये हमको इतना सौभाग्य मिलेगा। हर आदमी का अपने नीड से अपना काम चलता है। तो बोले कि जीतेगा कौन, ऐसे पूछते हैं। बोले उसके सामने से आएगा हार जाएंगे। उससे पहले पांडव इधर से युद्ध करना चाह रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से किया। शकुन भी था, और दूसरा उसने जब कृष्ण से पूछा कि युद्ध कौन जीतेगा, तो उसने कहा इससे पूछो सहदेव से। तो सहदेव ने प्रश्न कुंडली बनाई थी,
तब भी उसने बताया। तो दोनों तरह की कथाएं वहाँ पर मिलती हैं। तो वहाँ आते आते जो ज्योतिष का जो जिक्र है वेदों में वो तो 5000 साल पुराना है, लेकिन जब कुंडली बनना शुरू हुई ये करीब ईसा से 1600-1700 साल पहले शुरू हुई, उससे पहले नहीं था। अब नक्षत्र की बात हम करेंगे। मेरे बहुत सवाल है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है नक्षत्र का। मगर पहले जैसे आपने कहा कि संकेत बहुत बड़ी चीज़ होती थी एस्ट्रोलॉजी में, और एस्ट्रोलॉजर्स को संकेत के द्वारा बहुत सारे, मतलब जो आदमी बैठता था उसके संकेत से पता लग जाता था इसके प्रश्न क्या है, इच्छा पूरी होगी नहीं होगी। और ये संकेत शास्त्र जो था बहुत ही, मतलब बहुत ही गहन विद्या थी, और लोगों को बहुत अच्छी तरह पता भी थी किस तरह करते हैं। अब तो लोग ये कहते हैं तुम आओ फूल गिर गया तो बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने इसका बहुत चीज़ें बनाना शुरू कर दी। तो ये संकेत शास्त्र लुप्त कैसे हो गया, और संकेत शास्त्र है क्या? संकेत जिसको आप बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली शकुन में आता है। शकुन में आता है। तो शकुन जो शास्त्र है, तो शकुन शास्त्र वो था कि मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए, पहले क्या होता था कि ज्योतिषी खुले में बैठता था। अगर उसका अपने आंगन में बैठा हुआ है, वहीं लोग आ रहे हैं उसके पास, वहाँ पर कोई आया उससे प्रश्न करने, उसने कोई प्रश्न करने आया कि साहब मेरा बेटा 3 दिन से खो गया है, वो कब मिलेगा। इतने में उसकी बहू वो बोलती है पापा ये गुड़ रखा था आप मांग रहे थे ना, ये गुड़ लो। अच्छा, उनको घर में नहीं मिल रहा, तो शगुन अच्छा हो गया। तो वहाँ से शगुन शास्त्र था, उनको प्रश्न लगाने की ज़रूरत नहीं हो, प्रश्न लगाते थे कंफर्म हो जाता था। तो मतलब ये था। तो इस तरह की शगुन हर जगह चलते थे। वो तो आज भी लोग आज भी चलते हैं। आदमी आया दाएं से आया, बाएं से आया, अच्छा वो खुश आया, अच्छा जैसे आया तो बच्चा बैठा रोने लग गया। सही बात। वो कोई पूछने आया, शादी का पूछने आया, रोने लग गया, वो तो अच्छी बात कर रहा है। लेकिन अगर वहाँ प्रश्न बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शादी में झंझट है, वो बिना बात के रो रहा है। तो शकुन शास्त्र का बड़ा भारी महत्व था। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी के साथ शकुन शास्त्र अगर जोड़ें तो ये बहुत अच्छा रहता है। हम लोग नक्षत्र पे वापस आते हैं। तो अब नक्षत्र में अब लोग आजकल जैसे लोग कह रहे हैं कि पहले 4 ब्रह्मा के होते हैं, फिर अगले 4 विष्णु के, फिर आखिरी 4 महेश के नक्षत्र को उनको डिवाइड कर दिया लोगों ने। ये क्या सही है? नहीं, ये जो क्लासिफिकेशन है गलत है। ये गलत है, ऐसा क्लासिफिकेशन है नहीं। एक्चुअली वो मामला क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी को ये दुनिया बनानी थी, ये ब्रह्मांड बनाना था, तो वहाँ पर उनको हर प्रकार की एनर्जी चाहिए थी। और हर नक्षत्र का अपना एक देवता है, और हर नक्षत्र का एक कोई ग्रह है, और एक नक्षत्र को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो एक्चुअली 27 को 4 से गुणा करें तो 108 हो जाता है। एक्चुअली उसके पीछे भी एक साइंस है। उसके पीछे क्या है कि साइंस ये है कि जो हमारी पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से 108 गुना बड़ी है, और सूर्य जो है हमारा पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। अच्छा, ये मुझको भी नहीं पता जी। तो ये उसका पूरा गणित है। तो पूरा इस तरह से है। चंद्रमा के मारे हम लोग हैं वैसे। चंद्रमा के मारे हमें, चंद्रमा बीच में नहीं होता तो हम लोग एग्जैक्टली। तो इस तरह से 108 है। तो हमारे जितने सूत्र हैं वो 108 से चलते हैं। हमारी मणिका जो होता है बहुत अच्छा, 9 भी अच्छा माना जाता है। हाँ, 108 करते हैं। तो 108 का हमारा पूरा जो प्रोसेस, इसलिए हमारे जो नक्षत्र हैं वो भी हैं, और 12 नंबर में 108 वो तो ज़्यादातर प्रचलित है ये। 27 को 4 क्योंकि अगर इस ब्रह्मांड में हमको रहना है जहाँ पर चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र सारे घूम रहे हैं, तो हमारा जो पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है वो 108 की उसमें गणना में आता है। तो जब 108 से हम कार्यक्रम कुछ भी शुरू करते हैं, या हमारे जितने भी श्री यंत्र बनते हैं उन सब में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो ज्योतिष बहुत गहरा विषय है, ना कि सिर्फ यहीं तक मामला है। जो जानता है उसके लिए बहुत गहरा है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ज्योतिष में खाली लोग आजकल तो मतलब कहते हैं, आजकल मैं वो यूट्यूब में देखते हैं, वो कहते हैं हम ब्लैंक चार्ट से प्रेडिक्शन करते हैं ना। तो ब्लैंक चार्ट से प्रेडिक्शन आजकल सुन रहे होंगे, बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत 2-3 दिन में वो ज्योतिषी बना देते हैं। हाँ, बड़ा भारी वास्तु एक्सपर्ट बना देते हैं। हमको सर 50 साल हो गए, और आज भी भरोसा नहीं है हमारा कि पक्का बोल दूंगा। मैं सच बता रहे हैं। नहीं, अब इसके बाद भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ एकदम करेक्ट है। मैं एक चीज़ आपसे पूछ रहा था, मेरे दिमाग में बहुत आता है। जैसे कि अब हम लोग नक्षत्र लेते हैं, और नक्षत्र का मतलब हमने उसको डिवाइड कर दिया हाउसेस में। जो सूर्य है जी, वो एग्जॉल्टेड होता है, अपना एरिया में एग्जॉल्टेड है। तो हम इसको
अपने सिंह में और धनु में एग्जॉल्टेड क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप घर के सिस्टम से लें, 12 घर हैं, तो अगर एरीज में एग्जॉल्टेड है, ये मैं क्योंकि आप हैं, आप मेरे को बहुत ये चीज़ जिज्ञासा थी। इसी तरह अगर हम सूर्य का डेबिलिटेशन लें तो लिब्रा में डेबिलिटेट होता है, तो मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस, इन तीनों, बाकी दोनों में क्यों नहीं डेबिलिटेट होता? ये वैसे ये बड़ा गहरा विषय आपने पकड़ा है। हाँ, ये और इसका सतही जवाब नहीं हो सकता। इसका जो जवाब है वो इस तरह से होगा कि जब हम इस ब्रह्मांड की शुरुआत करते हैं, या जॉडी की शुरुआत करते हैं, अश्विनी से करते हैं, तो वहाँ पर हमको इस दुनिया को इस्टेब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। ऐसा फोर्स जो हमको वो बिग बैंग की थ्योरी से मैच करे, इस तरह का फोर्स चाहिए। तो हमको क्या मिलता है? हम जब एरीज में जाते हैं, मेष में, तो मेष में मंगल मिला। अगर हम उसको मेढे को देखें, रैम को देखें, तो उसके पास में सींग है, वही उसका वो है वेपन है, उसका वेपन सींग है। और जो लोग सींग से सिर से लड़ते हैं वो सोच विचार के नहीं लड़ते। वो मंगल की प्रकृति, क्योंकि उसको अगर बचना होगा अपने को तो मर जाएगा या मार देगा। तो वहाँ पर पहली बात तो है कि इतना फोर्स होना चाहिए। और दूसरा, मेष राशि में मंगल हो गया, और दूसरा वहाँ पर मंगल अपने आप में ग्रह हो गया। ये तो उसका प्रतीक बताया मैंने। मंगल जो अपने आप में है वो भी करो या मरो की फिलॉसफी में बिलीव करता है। वो करता पहले है, एक्शन उसका पहले है और रिजल्ट उसका बाद में है। और वहाँ पर एक और फोर्स चाहिए, क्योंकि मंगल जो है, मंगल बेसिकली सूर्य का प्रतिनिधि है, या उसका सूर्य का कमांडर इन चीफ है। तो वहाँ सूर्य चाहिए। तो इसलिए मेष में वो सारे एंगल्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से उस फोर्स के साथ निकलता है। और केतु अप्रत्याशित है। तो जब ये दुनिया बनी तो अप्रत्याशित है। क्यों बनाई, कैसे बनाई, ये प्रश्न साइंस भी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद इसलिए वो मेष में उसमें जो फोर्स आता है, तो जो फोर्स होगा तो वहाँ पर वो उसका अपना घर नहीं हो सकता, वो विध्वंसक भी है। लेकिन जब सिंह में आता है तो वो अपनी आत्मा में बैठ जाता है। मेष में वो एक्शन में बैठा हुआ है, वो एक्शन का घर है। यहाँ वो अपनी आत्मा में बैठ जाता है। और वहाँ चूँकि यहाँ पर जो सारा ग्रुप है वो तमस का ग्रुप है। तो तमस का ग्रुप है। पहला चार राशियाँ जो हैं वो सत्व की राशि, मतलब रजस की हैं। हमारी जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत है वो एक्शन से है। तो बच्चा भी पेट में लात मार के बाहर आता है। तो उसी तरह पहली 4 राशि को इसलिए उस तरह करा। और दूसरी में जब थोड़ा सा लियो में आता है तो फिर वो है तो वही केतु शुक्र सूर्य। तो यही चीज मेरे को, वही केतु शुक्र सूर्य वहाँ पे अगर आप मोटा ले लें, मैं नक्षत्र पे सूक्ष्म में आऊंगा आपसे। अब यहाँ पर भी केतु शुक्र सूर्य है आपके मेष में, जहाँ एग्जॉल्टेड है, जो उसका अपना घर है लियो सिंह, वहाँ भी केतु शुक्र सूर्य है। और फिर आप जब सैजिटेरियस में आइएगा, मतलब धनु में, तीनों फिर में केतु शुक्र सूर्य। और यही चीज़ मैं उच्च का बात कर रहा हूँ, यही चीज़ नीच में भी होगी जब वो उसमें है। तो इसमें जैसे आपने समझाया, यहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई उसको, तो वहाँ पर रंग दूसरा क्या है कि जब वो हम मेष में बात करते हैं, अगर हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो जो केतु जो है, अश्विनी जो है, उसको हम लिंग बोलते हैं, शिव का लिंग। बिल्कुल, उसका वहाँ से है। और उसके बाद जो भरणी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, पार्वती का वो है, जो भरण करे, लिंग को भरण करे, वहाँ से दुनिया की शुरुआत है। इसलिए जब हम इसमें आते हैं, सिंह में आते हैं, तो सिंह में जो है वहाँ पर जो केतु है वो दूसरे किस्म का है। वो बात कर रहा है वहाँ पर, मघा जो है, मघा बात कर रहा है आपके पेरेंट्स की, वो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आपकी बात हो रही है, आपकी मेरी बात हो रही है। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो ये मैंने यही पूछने के लिए मैंने आपसे ये, तो नक्षत्र का, आप जो लोग सुन रहे हो, नक्षत्र का इतना महत्व है कि अगर हम ऐसे देखें हाउस के हिसाब से, केतु शुक्र सूर्य वहाँ भी है, केतु शुक्र सूर्य यहाँ भी है, तो भाई दोनों तरफ आपका सूर्य को एक ही रिजल्ट देना चाहिए। यहाँ जो यहाँ पर शुक्र है सिंह में, वो है पूर्व फाल्गुनी, वो आपको सुख देने के मूड में है। तो वहाँ पर शिव की बात हो रही है, शिव पार्वती की बात हो रही है। फर्क आ गया। तो इसी तरह आपकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। इसीलिए आपका जो कहना है, नक्षत्र इज
मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। जिसको, और जो लोग आजकल लोग नक्षत्र को बहुत कम, जिसको मतलब नक्षत्र नहीं आते वो ज्योतिष सीख ही उसको नहीं ज्योतिष सकता। है, लोग नक्षत्र पे बहुत ही कम, नहीं, वो मतलब नहीं। महत्व ही कम देते मेरी हैं, पूरी जिंदगी होगी है सर। ना। अब कुछ लोग उसको बस हाउस को देखते हैं, राशि को देखते हैं, दशा देखते हैं, भुक्ति देखते हैं, बता दिया। ये ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। भाभी साहब, नक्षत्रों की तो इतने रुचि है और इतनी, मतलब अगर हम लोग हर नक्षत्र पे बात करेंगे तो 1 घंटा हर नक्षत्र पे भी कम हो सही है, जाएगा। कम हो जाएगा। अश्विनी में क्या है, नकुल सहदेव की कहानियां हैं, भरणी नक्षत्र में देवी माँ की शक्ति हैं, फिर कृतिका में अपना अपना अपनी अपनी शक्तियां हैं, मृगशिरा में पार्वती जी हैं, अद्र में शिव जी हैं, इस तरह रोहिणी में भी पार्वती की शक्ति है। और शिव शक्ति से जो हमारी कथाएं अगर आप पढ़ेंगे, शिव शक्ति की जो पूरी कथा है, जी, जी, उसमें मृगशिरा, अद्रा, रोहिणी, अद्रा, मृगशिरा का बहुत ही हाँ हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है रोल उनका। आता है। सती के, हाँ, जब सती होती हैं, वीरभद्र की पूरी कहानी मतलब नक्षत्रों में है। तो बिना जो इस पे तो हमें एक अलग से एक ठीक 27 सीरीज की पॉडकास्ट ठीक है, हम आपके साथ ठीक, करेंगे, जिसमें कि हम 27 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे, और नक्षत्रों से किस तरह, मतलब उनमें क्या गुण होते हैं, क्या, जैसे आपने बोला, वो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आपने सही बताया कि आजकल के ज्योतिष जो है वो नक्षत्रों को तो देख ही नहीं रहे। तो जो आजकल ज्योतिष हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल ज्योतिष लोग चार्ट लेते हैं, खाली D1 चार्ट लिया आपका और बोलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा वो बोलते हैं, थोड़ा जो सामने वाला खुद बोल देता है, और सीधा फिर आते हैं उपाय पर। ठीक। तो आपको क्या लग रहा है, ज्योतिष का, हमारा ज्योतिष है वो उसकी क्या इस समय क्या स्थिति क्या है? आपका तो 50 साल हो गए आपको ये करते हुए, इसको आपको क्या देखिए लगता साहब, है? उपाय होता है, ये मैं तो ऐसा नहीं कह सकता नहीं होता है। उपाय तो होता है, लेकिन हर बात का उपाय नहीं होता। अभी क्या हो रहा है, जिस तरह का ज्योतिष है, हर बात का उपाय है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगर हर बात का उपाय है तो फिर कर्मों का फल क्या हुआ? हम जो कर्म करके आए, प्रारब्ध तो है हमारा, प्रारब्ध हमारा है, संचित है हमारा, उसको हम जो लेके आए, उससे तो हमको पूरा ये शरीर मिला, इसकी बैकग्राउंड मिली, माहौल मिला, पत्नी मिली, पति मिला, बेटा मिला, बेटी मिली, माँ बाप मिले, उनके साथ ही हमारे कितने झंझट शुरू हो जाते हैं। हर घर में हर तरह के झंझट हैं। ऐसा थोड़ी कि हर उपाय कराओ ख़त्म हो गया। आज आपके पिताजी आपसे नाराज़ हैं, आप एक उपाय कर दोगे मान जाएंगे? ऐसा कैसे मान जाएंगे? तो उन्होंने क्या करा है कि ज्योतिष को बहुत ही व्यावसायिक बना दिया है और इसकी इज्जत ख़त्म कर दी है। हर बात का उपाय नहीं हो सकता। उपाय का जो पूरा प्रावधान था वो ये था कि उपाय कब शुरू हुआ कि आपने कुछ किया हुआ है, कुंडली में दोष आ रहा है, कुंडली में कोई गड़बड़ आ रही है और उस गड़बड़ में सुधार हो सकता है, वहाँ उपाय कारगर है। हर उपाय का, हर उसका नहीं। आपने मर्डर करा है, आपको फांसी ना हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी किसी बात में हो सकता है, 100 में 1000 में एक किस्सा हो सकता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि हर किसी को हम कर देंगे, तो ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक आदमी आता है जो परेशान है, अब बोलता है उसको उपाय कर लो, तो उसको पैसा खर्च करने में दिक्कत भी नहीं होती, कहता है ठीक है, मरता क्या ना करता। लेकिन उपाय इतना आसान थोड़ी है कि अपने कर्मों के बंधन से निकल जाना। ऐसे कैसे निकल जाओगे? कुछ बाबा जी, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, जो कि मतलब हर आदमी को करना चाहिए, जो कि इससे कि मतलब हमारे जो ज़िंदगी सहज चले। तो उसके बारे में आप 3-4 चीज़ें ऐसे जो हर मनुष्य को करना चाहिए, जिससे कि ग्रह ठीक रहे, ज़िंदगी ठीक रहे, क्या होना चाहिए? देखिए साहब, जो हम करके आए वो तो हमको भी नहीं मालूम और हर किसी को बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इस बार इस जन्म में अगर आप अवेयर होकर जी रहे हैं और आपके जीवन में अनुशासन है, व्यायाम है, पूजा पाठ है, ध्यान है और आप गड़बड़ झाला नहीं कर रहे, धोखाधड़ी नहीं कर रहे, तो आपका यहाँ से अच्छा होना शुरू हो जाता है। जो पुराना भी होता है वो भी धीरे धीरे उसका भी भार कम होना शुरू हो जाता है। तो आपके ऊपर है और आप उसको देखना कैसे चाहते हो। कल किसी ने मेरे से पूछा ऐसी कि कुंडली में क्या होना चाहिए कि आदमी का सब भला हो जाए। तो मेरे को लगा, एक मेरे कोई ज्योतिषी मिले साहब, मैं तो लड़का ही था, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि वो उसमें एस्ट्रोलॉजी मैगजीन लिखा भी करते थे, इंदौर से थे। तो बोलते हैं कि बेटा अगर लगन और लगन से अच्छा हो तो वो कुंडली अपने आप में उठ जाती है। तो
तब तो समझ में नहीं आया। जब लगन और लगनेश अच्छा होगा, लगन आप समझते ही हैं, आपका व्यक्तित्व लगनेश, तो इसका मतलब है कि आप अपने को कैसा दिखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, आपका अपने बारे में परसेप्शन क्या है। अगर मान लीजिए आप फेल हो रहे हैं किसी कारण से, कहीं आपको असफलता हो रही है या आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे को जो इज़्ज़त नहीं मिल रही, जो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, या मेरे घर में रिलेशन ख़राब हैं, तो गड़बड़ मुझ में क्या है। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे कि मुझ में क्या गड़बड़ है, लगनेश आपका कहीं बैठा हो, वो तो उन्होंने बोला अच्छा हो, मैं कह रहा हूँ मान लो आपका लगनेश छठे घर में बैठा हुआ है, लगनेश आपका छठे घर में बैठा हुआ है और आप उसके कारण आप फंस जाते हैं, आप लोन भी ले लेते हैं, आपको धोखा भी दे देते हैं, आपके वर्कर भी धोखा दे देते हैं और आप फंस भी जाते हैं, दुश्मन भी आपको हो जाते हैं। तो वहाँ अगर आप ये सोचना, ये उपाय सबसे कारगर उपाय जिन लोगों ने किया है उनको रिजल्ट भी आते हैं कि मैं क्या करूँ। ये मेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा पूरा परसेप्शन बदलना चाहिए। जब मैं परसेप्शन बदलता हूँ तो मैं फिर वो आदमी नहीं रहता जो पहले था। तो मैं डिफीटेड नहीं रहता, मैं मेरी बेइज्जती नहीं कराता, मैं मेरा अपमान नहीं सहता, मुझे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारा वहाँ से, तो इतना अगर हम अपने पे ध्यान दें, फिर आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती। फिर आपके घर में रिलेशन अच्छे हो गए, माँ से अच्छे हो गए, पिता से अच्छे हो गए, बच्चों से अच्छे हो गए, आप कमा भी सकते हैं। तो ये भी उपाय हैं, इन उपायों में कोई बात नहीं करता कि उपाय तो मैं हूँ पहला। अगर मैं अपना उपाय नहीं कर रहा हूँ तो फिर दूसरा उपाय कौन करेगा। उसके साथ में पूजा पाठ में कर ही रहा हूँ, मैं अनुशासन में भी हूँ, मैं सिस्टम में भी हूँ। तो जो जो मुझ में कमियाँ हैं, मुझे अपने को एक नया आउटलुक देना पड़ेगा। मैं पुराने आउटलुक से नहीं चलूँगा। वो उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से नहीं होगा। आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स के जाओ तो वो कहते हैं अगर आपका लग्न अच्छा है तो कहेंगे लग्न से कुछ नहीं, अरुद लग्न देखना। आजकल अरे साहब लग्न का क्या है, आप दिख रहे हैं वो तो अरुद लग्न से दिख रहे हैं। आपको तो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है ये चीज़, बहुत सारा बहुत प्रचलित करके लोग। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि आजकल जैसे लाल किताब है जो जिन्होंने भी लिखी है उनका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, शायद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, मगर लाल किताब के नाम पर एक तो लोग बुध ग्रह जो है, बुध की कहानियाँ भी हैं, बुध ग्रह है बहुत, बुध को जो लाल किताब के पास जाएगा वो कहेगा आपका बुध बहुत खराब है, आपका बुध जो है वो राहु चला रहा है, जो हमने पढ़ा भी हुआ उस पर लिखा भी हुआ, और फिर एक बहुत सारे उपाय के फेरे में आदमी को डाल देता है। और उनके उपाय तरह तरह के होते हैं, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च करी, बहुत सारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया हूँ जो कि लखपति भी हैं, करोड़पति भी हैं, और एक वो टोपी पहन के भी बैठते हैं, वो आधे लखपति होंगे, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। तो कुछ लोग होते हैं छोटे लाल किताब में छोटे उपाय बताते हैं, कुछ बड़े लाल किताब वाले वो आपको एक चीज़ ला के दे देंगे, मैंने इस पर बहुत मंत्र तंत्र करा दिया है, भगवान की शक्ति करा दी, ये रख लीजिए। तो ये लाल किताब के नाम पर ये बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? राइट फ्रॉम चिड़िया को खिलाने से, नदी में बहाने से, इनके अपने अर्थ हैं, हम ये नहीं कह रहे निरर्थक हैं, मगर इनके नाम पर हर आदमी उपाय बताता जा रहा है, और लोग आते भी तो कहते हैं लाल किताब। आप लाल किताब जानते हैं कि नहीं? आज से कई साल पहले 1984 में कादम्बनी एक हिंदुस्तान टाइम्स की मैगजीन थी, बड़ी पॉपुलर थी, आपको मालूम हो तो उसमें उनका नवंबर का जो इश्यू होता था तंत्र मंत्र ज्योतिष का होता था। तो राजन अवस्थी जी उसके संपादक हुआ करते थे। तो मेरे को बोले कि कुछ नया विषय लेके आओ। उन्हीं दिनों एक लाल किताब थी, कोई यहाँ सेक्रेटरी थे दिल्ली में, उन्होंने उर्दू से कुछ किताबें 5-6 साइक्लो स्टाइल कराई। एक किताब उन्होंने मुझे दे दी कि आपका शौक़ है तो देखो। मैंने किताब पढ़ी और मैंने उसमें लिखा लाल किताब का रहस्य, तो उसको मैंने पढ़ा, फिर किताब को समझने की कोशिश की। उसके बाद किताबें छपना शुरू हो गई। उससे पहले लाल किताब के बारे में पंजाब में 2-4-10 लोग जानते थे। तो क्या लाल किताब का रहस्य? हाँ, उसकी रहस्य जो था, ये बहुत लोग बहुत रहस्य जो था, रहस्य ये था, मेरे को समझ में आया कि जो रूपचंद जोशी थे जिन्होंने किताब लिखी थी, वो क्या नाम है, मिलिट्री में एक वो थे, पंडित थे, मिलिट्री में होते हैं जैसे पंडित लोग होते हैं, पूजा पाठ करते थे। तो उनका एक कर्नल था,
उसका बच्चा बड़ा बीमार था। तो बच्चा बड़ा बीमार था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो पंडित जी ने कोई उपाय बता दिया छोटा मोटा, तो उपाय बता दिया, वो ठीक हो गया। तो बड़ा पंडित जी से बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि आप क्या करते हो? बोले जी मुझे कुछ इल्हाम सा होता है, मुझे कुछ इंट्यूशन होता है, क्या होता है, ये ऐसा भी कहते हैं रात में कोई मेरे को आता है दिखाने। बोले आप लिखो। तो वो जो किताब उन्होंने लिखी थी, उस बैकग्राउंड ये थी कि उस माहौल की बैकग्राउंड थी। जैसे उसमें लिखा होता है कि आपके घर के आगे हैंडपम्प होगा। आज से 100 साल पहले आपके घर में हैंडपम्प होता था, कुआं होता था। अब ना तो कुआं होता है, ना हैंडपम्प होता है, नाली है, पीछे नाली होना ना चाहिए, नाली होती है, ना मंदिर होता है। मंदिर भी अपनी जगह घर के होते बगल हैं। में मंदिर तो है। वहाँ हमने जो उसको देखा तो वो एक सामयिक समय की थी, उस समय के लिए कंटेम्प्रेरी किताब थी। वहाँ से सारी चीज़ें बदल गई। अच्छा, उसमें बोलते थे कोयला डाल दो, तो कोयले का काम था, हर जगह कोयला चल रहा था। लकड़ी का कोयला डाल दो तो बड़ा पानी कॉमन में सी बात कोयला थी। डाल दो। उनका ये था कि कम से कम पैसे में, फ्री में, जो आदमी को इजीली अवेलेबल, रेवड़ी मार दो, रेवड़ी मारने में तो आदमी को जाता नहीं। तो इस तरह के उपाय थे, वो काम भी कर देते थे, क्योंकि उसमें आदमी की श्रद्धा भी थी, आदमी का विश्वास भी था, इस तरह से था। अब उसमें क्या किया उन्होंने, उसी उपाय को कमर्शलाइज कर दिया। मुझे रेवड़ी बांटने की बात थी, वहाँ उन्होंने सिक्के बना दिए हैं, उसके लेड के सिक्के बना दिए। और सिक्के जिस दुकान से खरीद के लाते हैं वहाँ से उनका कट भी होता है, वहीं दोबारा बिक भी जाते हैं, फेंक वे के जमीन में भी गाड़ देते हैं। तो मतलब ये पूरा धंधा हो गया। हाँ, कुछ उपाय लाल किताब के आज भी काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ग्रह पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। सूर्य पे। और उसका जो आधार भी है, उसका आधार वैदिक शास्त्र है। उसमें जो उन्होंने बोला, उन्होंने जो भी उनके उपाय हैं, वो जितना मेरे को समझ में आया, मैंने भी थोड़ा डिकोड करने का कोशिश किया था। जब वो बुद्ध को खराब बोलते हैं, क्योंकि वो स्थिर लगन मानते हैं, लग्न स्थिर, उनका तो स्थिर लग्न है, कोई भी आपका लग्न हो, एक हो जाता है, आपका कन्या हो, वही हो जाता है। वो तो वो एक में जो उनका सोच रहा होगा, आई डोंट नो क्या सोचा होगा। तो बुद्ध जो है वो तीसरे और छठे का लॉर्ड है, मेष के लिए। हाँ, बिल्कुल, मेष के लिए। तो मेष के लिए अकारक हो जाता है। छठा भी खराब है, तीसरा भी। अगर वैदिक से भी हम चलें तो अकारक हो जाता है। उनका फंडा क्या है कि तीसरा घर जो है मंगल का घर है, मंगल के घर में नपुंसक चला गया। यही है, हर जगह उनका यही है। तो बुद्ध को नपुंसक मानते हैं। तो नपुंसक चला गया तो आदमी का जो शौर्य है खत्म, जो आदमी वीरवान आदमी होना चाहिए, हमारे यहाँ तो शास्त्र बोलता है ना वीरवान है कि नहीं है, तो वीरवान नहीं है, तो उसको और ज़्यादा रिफाइन करने का था, उसको और बेहतर करने का था, वो तो किया नहीं। उन्होंने उसी ढर्रे को बता लिया, उन्होंने इतना बोला, लोग इतना बोलते हैं। आकार तत्व तो देखा उन्होंने, राशि देखी, अब लोगों ने उसमें और भी कुछ डाल दिया, इस तरह तो सब तरह। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुद लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, ना तो उनकी बेटी की शादी हुई, ना उनकी बेटे की शादी हुई। मैं ऐसे जानता हूँ, वो सारे उपाय में दुनिया भर को कराते फिरते। तो ऐसा भी है, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो आप कहते हैं जो आदमी का ऋणानु बंधन है, हर आदमी का जो ऋण है, वो आप अच्छी जिंदगी निर्वाह करिए, मेडिटेशन करिए, सुबह उठ के प्रणाम, भगवान की पूजा करिए, व्रत करिए, उन सब चीज़ों से अच्छा होता है, वो समझ में आता है। और भी बहुत सारे उपाय होंगे। आपके नक्षत्रों पे आपका बहुत उपाय आप भी बताते हैं, तो उसकी क्या मतलब? ठीक है सर, हमने जो नक्षत्रों पे किया था, हमने नक्षत्रों का, आपकी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, आपने सुने, हमने नक्षत्रों से एक्चुअली ध्यान की विधियाँ निकाली थी। हर नक्षत्र से हमारी एक ध्यान की विधि है। तो उसमें हमने क्या किया था, मान लीजिए कोई भी नक्षत्र ले लें हम, तो आप अश्वनी ले लें, मान लो मृगशिरा लेते हैं, मृगशिरा ले लेते हैं, मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। तो मृगशिरा जो नक्षत्र है, इसके जो गुण हैं, ये चपल होता है, एक्टिव होता है, और बहुत सारे काम कर सकता है, और फुर्तीला होता है। तो ये सारे गुण आप में देखने को मिल जाते हैं, जो हिरण के गुण हिरण के गुण हैं, हिरण के गुण आपके सब मिल जाते हैं। और अपने ही कारण फंस जाता है, वो अपने पैरों के कारण फंस जाते, पैर उसको बचाते हैं, सींग उसको फंसाते हैं। तो ये भी एक उसमें नेगेटिविटी है। तो आप किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो उसमें पैदा होने के बाद इस दुनिया में आप बहुत सारे अचीव करते हैं। हमारी जो पूरी नक्षत्र की थ्योरी थी, आप अचीव करते हैं, और कुछ आपके इम्पेडिमेंट्स हैं, कुछ आपकी कमियां हैं जो आपके साथ रहती हैं, और नक्षत्र बताता है कि ये कमियां हैं। व्यसन क्या हो सकता है,
सेक्सुअलिटी क्या हो सकती है, या आपका एंगर कहाँ आपको कर सकता है, या आपकी ईर्ष्या आपको कहाँ कर सकती है। तो ये जो जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, बिल्कुल तो उससे जब आप अपने नक्षत्र से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, पूरी विधि है उसकी 4 स्टेजेज हैं। तो पहली स्टेज में आप उसमें प्राणायाम की नई टेक्निक है, उसमें उसको करते हैं आप। उसके बाद में आप अपनी पूरे शरीर को, बॉडी को हेड टू टो उसको एनर्जाइज करते हैं, उसकी टेक्निक है। उसके बाद में जो दिमाग है, हमारे दिमाग में कई तरह की चीज़ें क्या है, आपने किसी के साथ अच्छा किया और वो आदमी आपको कोई तवज्जो नहीं देता, आपको इज्जत नहीं देता, तो ये भी संकट रहता है। मैंने भाई के लिए क्या किया, भाई ने कुछ किया ही नहीं, मैंने इसके लिए क्या किया, दोस्त के लिए क्या किया, तो ये भी हमारे संकट है। जो हमने किया उसका संकट है, जो उल्टा हो गया उसका संकट है, दोनों संकट हैं। तो उससे हमको निकलना पड़ेगा। उसके बाद में हर नक्षत्र का कोई मंत्र भी है, हर नक्षत्र का कोई देवता भी है। तो जब आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, तो मान लीजिए यहाँ एक नक्षत्र, एक बल्ब है, इससे हम जुड़ते हैं, तो इससे जुड़ने से धीरे धीरे हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू कर जाते हैं। जब ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू करते हैं तो हम फिर वो रहते नहीं जो हम थे। ये उसकी पूरी टेक्निक थी। तो उस टेक्निक से जो भी हमने देश विदेश में इधर उधर गए, तो लोगों को बड़े अच्छे फ़ायदे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला कि मैंने इस पर बहुत पढ़ा है। तो हम लोग मंत्र करते हैं, मगर जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, मंत्र उच्चारण अगर सही प्रकार से करा जाए, करेक्ट, तो पूरा एक मनुष्य रूप धारण हो जाता है उस मंत्र का, और उस मंत्र की शक्ति आप में फिर प्रभावित होती है। मंत्र के कारण पूरा एक आकार बनता है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर वो देव का हो तो देव का आकार तो बनता देव है, का आकार बन जाता है। देवी का हो तो देवी का आकार लिखा हुआ है, हाँ, देवी का हो तो देवी का आकार बन जाता है, और फिर वो आपको जो भी आपका अगर कोई समाधान कुछ भी ना कर पाए ना, तो एक गायत्री का मंत्र कर ले 108 बार। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पार्क में या कहीं पर नंगे पैर करके अपना बैठ जाओ, और चप्पल उतार के, जूता उतार के, और थोड़ा धूप भी हो, सुबह का टाइम हो, खुला वातावरण हो, वहाँ ऐसे हाथ करके अगर आप ऐसे मंत्र करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो आप अगर 108 बार करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा। ये तो हमारे जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनको एक $1 बिलियन का एक मतलब रेमेडी मिल गई है, जो कि कर सकते हैं। मगर आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जो आपने जो विधि है मंत्रों की और नक्षत्रों पे लोगों को उपाय बनाने के, इसको हमने देखा आते हैं लोग, बहुत कुछ जानते हैं, और फिर हर आदमी को आगे कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना भी है। तो इसको आप कोई पाठशाला, कोई स्कूल, कोई संस्था, कोई जगह है जहाँ की आपके मतलब सानिध्य से लोग इसका फ़ायदा उठाएं? में जाते हैं विदेश में, तो हम वहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं या संस्था होती है, वहाँ करते हैं। और जगह देश विदेश में भी करते रहते हैं। अब हम इसको व्यापक स्तर पर करने के मूड में। एक जैसे कि भारतीय विद्या भवन, राव साहब ने, मैं राव साहब को बहुत, नहीं वो तो उनका बहुत सबसे बड़ा काम उन्होंने ये करा कि हमने देखा था एस्ट्रोलॉजी, पहले हमारे पिताजी भी एस्ट्रोलॉजी करते थे, तो एस्ट्रोलॉजी घरों में होती थी, छोटे छोटे मतलब जगहों पे होती थी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को भारतीय विद्या भवन के रूप में लोगों को बहुत जोड़ा एस्ट्रोलॉजी। इसी तरह जो आपका जो ये है मेडिटेशन थ्रू नक्षत्र, इसको मैं एक्चुअली में फंसा रहता हूँ, बहुत सारे काम करता रहता हूँ, तो इसको एक साहब की बात इतनी सुविधा थी, मेरे पास सुविधा नहीं देना चाहिए जी। मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैं कुछ किताबें भी लिखता रहता हूँ। कुछ लोग मेरे को छोड़ते नहीं। अभी रास्ते में आ रहा था तो 3-4 लोग एक के बाद एक वो तो है, मगर इसको करने के लिए तो एक क्रिया होगी ना, क्रिया होगी, क्योंकि आपको बताना खुद आप ही बता सकते हैं। मेरे को मेरे हिम्मत बना रहे हैं तो मैं कुछ करूँगा, इस पे हम ज़रूर। और हम चाहते हैं कि लोग मामी जी के साथ जुड़ें, और अगर एक कोई कॉर्पस क्रिएट करके अगर हम लोग आपके सानिध्य से कर सके, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो मैंने खुद बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि मंत्रों और उसकी शक्ति बहुत हमारे सहयोग दीजिएगा, और हम इसको कहीं पर, इसके लिए हम कोई चार्ज भी नहीं करते, हमारा कोई पैसा वैसा नहीं लेते। वो तो कुछ जो भी थोड़ा बहुत जो व्यवस्था होती है उसके लिए, ऐसा कुछ उसके लिए हमारा कोई वो नहीं है कि इससे हम धन कमाने के मूड में नहीं है। व्यवस्था तो अलग है, व्यवस्था तो करनी पड़ती है।
बाबा जी अब आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, एआई आ गया है, आईटी का ज़माना, एआई आ गया तो बहुत AI कुछ हो आ गया सर, है कंप्यूटर ना। तो पुराना हो गया। कंप्यूटर से पहले हम लोग बनाते थे हाथ से, फिर एआई आ गया, जी। आईटी आ गया, आईटी के बाद एआई आ गया। अब तो एआई में भी बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं जो कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की लोगों की ज़रूरत भी बहुत पड़ गई है, क्योंकि एक आदमी के अंदर असंतोष बहुत है, भय बहुत है, कल क्या होगा बहुत है, तो लोग जाते भी बहुत हैं। तो इसको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं 2-3 चीज़ों से, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल, मंगल दोष शादी के लिए, पितृदोष। ये 4-5 तो मेरे को एकदम मतलब हर आदमी जाएगा तो ये 4-5 दोष में से आपको एक दोष बता देगा। तो इनका आपका क्या मतलब? सर 50 साल पहले जब मैं ज्योतिष कर रहा था तब कालसर्प दोष का नाम नहीं था, बहुत रेयरली कहीं देखा जगह, किसी किताब में लिखा ही नहीं मेरे ख्याल लिखा ही नहीं था। 50 साल पहले तो कहीं नहीं था। उसके बाद में अब ऐसे कोई पहले 1-2 थे, अब तो 100-200 हज़ार पता नहीं कितने हैं, और कुंडली में बता देते हैं। लेकिन किसी भी शास्त्र में, नहीं लिखा हुआ। किसी भी शास्त्र में कोई बताए कि ये किसका लिखा हुआ है, तो कालसर्प दोष एक्चुअली होता ही नहीं है। कुंडली में काल नहीं सर्प होता। दोष से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष होता होता ही ही नहीं नहीं है। ये बिल्कुल, ये मैं भी कह रहा हूँ और ये बिल्कुल सत्य है। होता ही नहीं काल है। सर्प को अपने दिमाग से लोगों को निकाल देना चाहिए। तो ये कालसर्प दोष है, तो ये होता नहीं। और दूसरा आपने कौन सा बोला? पितृदोष। अब पितृदोष में क्या है कि इसको हमने क्या हुआ कि हमने इसको उस एंगल से दोष समझ लिया। एक्चुअली क्या होता है कि कुंडली में, मेरी कुंडली में भी, आपकी कुंडली में भी, संभवतः सर्जय की कुंडली में कुछ ना कुछ तो मिसिंग लिंक होता है। वरना अगर मिसिंग लिंक नहीं है तो फिर हम जन्म तो क्यों ले हम रहे हैं? जन्म ही नहीं लेते। बात ही खत्म हो गई, क्यों जन्म ले रहे हैं? तो कुछ मिसिंग लिंक है, तो कुछ तो हम करके आए हैं। हम सारा शुद्ध करके तो नहीं आए। कुछ हमने अशुद्ध किया है, कुछ हमने किसी को धोखा भी दिया होगा, चीटिंग भी की होगी, जरूर। किसी को मर्डर भी कर देता है आदमी ताव में, गुस्से में, तो कुछ तो किया होगा। तो वो कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है, उसको भुगतना पड़ता है। उसको भुगतना जरूर उसको है। भुगतना पड़ता है। मान लीजिए, अगर इसको दोष नहीं बोलते, लेकिन मान लो सूर्य और शनि साथ में हैं प्रॉब्लम। कहीं पर भी, तो आपको पिता के साथ, अथॉरिटी के साथ, चाचा के साथ, मामा के साथ झंझट होने ही वाला है। 48-50 साल तक कुछ नहीं आता। कुछ नहीं होता आपको, तब तो वो गुजर लेते हैं बेचारे। ये इतने बूढ़े हो जाते हैं, अब इतने जवान हो जाते हैं, तो नहीं बात है ना। तो अब इस उम्र में आपके पिताजी कहाँ होंगे? जनरली, सही बात। जनरली तो काय को झगड़ा होगा। तो एक उम्र में तो ये जो है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट बोले कि आपके पिता के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो अंडरस्टैंड आता है। मान लीजिए राहु और चंद्रमा है, तो आपकी माँ के साथ या माँ का आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप गड़बड़ करते हैं, माँ प्रोटेक्ट करती है, ऐसा भी होता है कई बार। आप गलत कर रहे राहु हैं। चंद्रमा के घर बहुत अच्छा भी होता है। हाँ, कई बार अच्छा होता है। चंद्रमा- हाँ, तो वो माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार माँ आपकी गुनाहों को छुपा जाती है, तो उससे बच्चा बिगड़ जाता है। ये भी एक स्थिति है। ये बिल्कुल मतलब ये मैंने देखा है। दूसरी स्थिति है कि माँ लाड़ प्यार में अपनी कुंडली के चक्कर में वो कहती है इस बेटे के या बेटी के दोष हैं, उसको छुपाती है। तो ये भी एक दोष है। ऐसे दोष तो बहुत हैं कुंडली में। मंगल खराब हो, मंगल गड़बड़ हो, तो आपका भाई के साथ में उलझन है, गड़बड़ है। ये तो हमारे एस्ट्रोलॉजी हो गई। आप हाँ। ग्रह देखें, ग्रह की स्थिति देखें, उसका तो आप बता रहे हैं। मगर लोग पितृदोष बताकर उसके बाद आपको ले जाते हैं तंत्र की तरफ। याकनी शक्ति, डाकनी शक्ति, सब ये आपको करण, वो पिशाच भी आपके पर पीछे पड़े हैं। आपको कहाँ कहाँ भेज देते हैं लोग बेचारे, मैंने देखा है कहाँ कहाँ दूर दूर तक घूमते होके आ रहे हैं पितृदोष पूरा करने के लिए। स्पेशली इनके बच्चे, जैसे ऑटिज्म हो गया किसी के बच्चे का, आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग कहते हैं पितृदोष, बेचारे बहुत परेशान कर देते हैं। बहुत सर एक कुंडली है मेरे पास दिमाग में, आप एक कुंडली है, ये भी गलत है मेरे बहुत गलत है। एक कुंडली है, उससे कुछ समझ में आए तो ये ट्रम्प की कुंडली है, डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। बहुत ही सिंह लगन की कुंडली है। और ये व्यक्ति दूसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। उनके दशम भाव में ये, जिस दिन राहु का वो था ना, सूर्य राहु दशम काल उस हाउस में है, और बंदा दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो गया और पूरी दुनिया को नचा रहा है।
अब यहाँ पर कौन सा पितृदोष हुआ, या पितृदोष को हम कोई कैसे पितृदोष पकड़ेंगे? नहीं वो कौन सा उपाय कर रहा है? वो उपाय तो टैरिफ कर रहा है, और तो कोई उपाय नहीं कर रहा। सूर्य राहु के साथ बहुत लोगों से पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, सूर्य राहु के साथ राहु उछाल देता है सूर्य को, हाँ, आपको बहुत तो बड़ा ये आदमी बना तो सकता है। बताओ, तो और लोग इसको इस तरह इस तरह के इसको तो दिक्कत नहीं हो रही। तो ये जो पिशाच क्या करेगा, कहाँ से पिशाच कहाँ से आया? ज्योतिष में पिशाचों का जिक्र बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह पिशाच आ गया, भूत प्रेत आ गया। भूत प्रेत का जिक्र भी नहीं है वहाँ पर। जिक्र है कि आपके कर्मों का फल तो है। शनि राहु को भी लोग पिशाच योग बता हाँ, देते शनि हैं। राहु कैसे? तो अभी कुछ मतलब भी आपने नहीं- सुना, आप YouTube खोलिए तो पिशाच योग, पिशाच योग, पिशाच योग। सब धंधा हो गया सर, बेसिकली परेशान धंधा है ये। धंधे में ऐसा है। अगेन दिस इज, आप लोग पिशाच योग और ये पितृ योग, पितृ दोष हो सकता है, मगर उससे हर जगह नहीं होता, डरने की हर जरूरत जगह नहीं है। होता, भय की जरूरत नहीं है हाँ, उसमें। हर जगह नहीं होता। अगर आपका कोई पितृदोष है या मातृदोष है, तो वहाँ क्या होता है, भाई दोष है। ये तो समझ में आता है मेरे को कि आपके वर्तमान में पिता से, माँ से, भाई से, कुछ ना कुछ पत्नी से झंझट है। ये तो समझ में आता है। ये उसका रिजल्ट ये है कि आप पिछले जन्म में जो करके आए हैं, वो पत्नी वही आ गई है या पति वही आ गया है, अब वो आपकी ऐसे कर रहा है, बदला कर हाँ, देगा। बदला ले रहा है। आप इसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। गुरु चंडाल, हाँ, गुरु चंडाल। अच्छा, ये भी दोष नहीं बहुत होता। बड़ा योग। ये भी दोष नहीं होता सर। जहाँ भी गुरु राहु देखा आपने, आदमी देखता है गुरु चंडाल तो योग ये हो गुरु गया। चंडाल जो होता ही आपका नहीं। गुरु राहु देखता है, छोटे बच्चों में आपकी शादी नहीं होगी, आपका विवाह नहीं होगा, आपकी बस सब कुछ जितना खराब हो सकता है बृहस्पति के बारे में गुरु चंडाल में लोग बता देते हैं। ऐसा इस तरह से नहीं होता है। लेकिन इतना तो तय है कि आपकी कुछ कुंडली, प्रॉब्लम आएगा। आपकी कुंडली देखिए, जो कुंडली जो हम पढ़ते थे उस जमाने में, तो हम प्रारब्ध, वर्तमान और आगामी 3 देखते थे। आज भी कभी देखना हो किसी कुंडली सीरियसली, तो उसका प्रारब्ध देखते थे, क्या करके आया है। तो उससे तो उसका वर्तमान मालूम पड़ जाता है, क्या करके आया, किससे भुगतेगा। तो हर आदमी कहीं ना कहीं भुगत रहा है, तो उसको वो भुगत के ही निकलेगा। वो छोटे मोटे उपाय से नहीं निकलेगा। आप मान लो किसी को पूरी ज़िंदगी आपने झंझट दिया है, वो आपको ऐसे छोड़ देगा? ऐसे तो नहीं छोड़ेगा वो, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो। आपका तेल निकाल लेगा। और जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, सबको कहीं ना कहीं फंसे होंगे। ऐसा एक आदमी ढूंढना मुश्किल है जो फंसा ना हो। हाँ, कोई भी हो, हाँ, चाहे अरब बेटे पति से, हो, बेटी से, माँ से, हाँ, बाप से, हाँ, बहू हाँ, से, उससे ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल। वो देवता ही होगा, फिर बिल्कुल साधु होगा, तो अलग बात है। जनरली पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब है आप उतना तो करके आए हो, और करके आए हो तो भुगतना पड़ेगा। ज्योतिष जो है बोल रहा है आपके कर्मों का फल है, और कर्मों के फल से निकलने के लिए शांति से हाथ जोड़ के, झुक के, प्रणाम करके प्रभु को, जो किया सो किया, अब मैं नहीं करूँगा। तो जैसे आपने कहा कि हमने देखा कि इतने भी लोग बड़े बड़े, मैं भी मानता हूँ इस बात को जो आप कह रहे हैं, ये जो गुरु चंडाल है, पितृदोष है, काल सर्प योग है, इनसे डरे नहीं। और ग्रहों का जो देना है, जो ग्रह में जो लिखा है वो होगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर को, जैसे जो आदमी जाता है एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो इसी उपेक्षा से जाता है कि उसे कुछ पता चले और वो कुछ करे। तो आपको एक बेहतर एस्ट्रोलॉजर के, आज की तारीख में जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप क्या बताएंगे उनको, किस तरह आप करते हैं और दूसरों को आप क्या बता सकते हैं? हम देखिए कैसे साहब, लोगों हम को? तो, हमारे उपाय तो बड़े सिंपल से हैं कि ये तो है ही, इसको बदला नहीं जा सकता। तुम बदलो, तुम करके आए हो, तुम भुगतो। तो आदमी को भुगतना पड़ता है। मेरे को नहीं समझ में आता मैं उसको अंगूठी पहनाऊँ या उसको, हाँ, वो प्रार्थना करे, जैसे मैंने बोला ये मंत्र करे, वो देवी माँ की कृपा से, गायत्री देवी की कृपा से, वो तीनों लोगों की माँ मंदिर है, जाए, उसकी कृपा से आपका संचित कर्म खत्म हो जाता है। ये तो मुझे समझ में आता है। अगर ऐसा कोई उपाय है तो यस, इट वर्क्स। अगर आप शिव का उपाय करें, हनुमान चालीसा करें, ये सारे उपाय तो डेफिनेटली काम करते हैं। मंदिर जाएं, इसमें ये तो ये है गंगा में नहाएं, है ही। आप तीर्थ स्थान जाना, बड़ों का साथ आदर करना। लेकिन एक बात और देखी मैंने शंकर जी, कि आपने भी देखा होगा, हर आदमी जो सुन रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, कोई आदमी होता है कि आपके घर में कोई भी, और लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, वो जानता है कि ये आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा है या ये आदमी मुझसे गड़बड़ कर रहा है, वो बोलता नहीं कुछ, जबकि वो शक्तिशाली होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो एक लपड़ मार दे तो वो आदमी हिल जाए, बत्तीसी आ जाए बाहर, वो कुछ नहीं बोलता। तो मैंने जो मैंने लोगों की कुंडलियाँ देखी, अध्ययन किया, ये वो लोग हैं जो अपने पिछले जन्म में खुद से ये प्रॉमिस करके आए हैं कि अगली बार मैं कुछ नहीं करूँगा,
अब मैं सह लूँगा यार। चलो। तो ये वो श्लोक होते हैं, कमज़ोर नहीं होते, हाँ, वो समझते हैं समझते कि यार ये तो पत्नी तो ऐसी ही मिलनी थी, या पति ऐसे ही मिलना था, ये तो ऐसे ही चलना है, अब मेरे को ही एडजस्ट करना है। तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि यहाँ से ज्योतिष का जो मतलब है आपका इवॉल्व होना चाहिए। आप एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन, आपको उत्थान होना चाहिए। आप इतने अच्छे आदमी हैं तो आपको इतना अच्छा होना है, कम से कम इतने अच्छे हो जाए तो कमाल ही हो जाए, क्योंकि इसी जन्म में आप मुक्त भी हो सकते हैं। ये जो ज्योतिष बोलता है, बिल्कुल। ज्योतिष बोलता है, और इस जन्म में लोग मुक्त हुए, ऐसा नहीं है। ज्योति तो ज्योति है। हाँ, जिनकी कुंडलियाँ ज्योति और दो कौड़ी की थी, खराब थी, इसी जन्म में लोग मुक्त हुए। ऐसे कई लोग हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनको हम जानते हैं। अब वर्तमान में एक दो लोग हम जानते हैं जो लोग कुंडली खराब होने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा तरीका बदल दिया। और तरीका, अगर आप इस दुनिया में आके इवॉल्व नहीं हुए, आप चैतन्य नहीं हुए, आप उस स्तर से उठे नहीं जिस स्तर पे आए हैं, तो ये जन्म आपने दौकड़ी का कर दिया। अगर आप बदले के चक्कर में पड़ गए, ईर्ष्या के चक्कर में पड़ गए, जो कृष्ण बोलते ही हैं गीता में, जो छः नेगेटिविटी हैं, उससे मैसर है, ये है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ज्योतिष बेसिकली आपको धर्म की ओर जोड़ता है। ईश्वर की ज्योति है, ईश्वर की ज्योति से बेसिकली आप ईश्वर की तरफ जाते हैं। ज्योति मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो आप पहुँच गए। तत्व है, राधा भी प्रेम का तत्व है, करेक्ट, शिव शक्ति भी तत्व है, बहुत तत्व। इन यही तत्वों को हमें अपने ऊपर रखना चाहिए, संभाल के चलना। हाँ, तो ज्योतिष बोलता है कि जितने भी पुरुषार्थ हैं आपके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उस सब के लिए बोलता है, राजी है उसके साथ, कि धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो, मोक्ष भी हो, तो उस सब के लिए राजी है। लेकिन इस सब में आपका इवॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आप इवॉल्व नहीं हुए तो मैं नहीं समझता आपने इस जन्म का कोई फ़ायदा दिया। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप अंदर से शुद्ध नहीं हैं तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा। धोखाधड़ी काम नहीं करेगी। हाँ, ज्योतिष बोलता है पैसा कमाना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, आप इतना पैसा कमाएं कि आप किसी को दे सकें, ना कि हाथ मांगते हुए। तो ये आपको इसके लिए काम करना है, पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं। पर अभी आप देखिए, लोग देखते हैं कि मैं खुद भी देखता हूँ जिनके नीच के मंगल हैं, वो बहुत धनवान लोग बने हुए हैं, उसका उच्च का मंगल है, मैं देख रहा हूँ बेचारा बहुत परेशान है। अब हम खुद भी अपने बहुत सारी पत्रियाँ देखते हैं। इसी तरह जो नीच का शुक्र है वो शायद बाकी गतिविधियों में अच्छा है, मगर तर्क वितर्क ये वो करने में अच्छा है। तो जो एक संभावित बात आती है, आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी बहुत रहे हैं, लोग बहुत ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जितने लोग आते हैं वो 10-20% एस्ट्रोलॉजी जानते भी हैं, पक्का से सब जान के आपके पास बैठते भी हैं। हाँ, वो तो उनका ये प्रश्न रहता है कि ये देखिए 2 पत्नियां हैं, ये मेरे ही है, ये मेरे दोस्त की है, ये किसी और की, ये देखिए करोड़पति है, इसका तो मंगल भी नीच का है, शुक्र भी नीच का है, और मेरे देखिए इतने बढ़िया गुरु बैठा हुआ लग्न में हज़ारों चीज़ें खराब ठीक कर देता है, और मैं खाली दाल चावल रोटी। और तो इसका मतलब कुछ तो मतलब नहीं, जब नीच के ग्रह होते सर, मैंने देखा है कि इससे ये क्या बन रहा है कि ज्योतिष की जो परिभाषा है वेदों में, जो हमारे पूरे में लिखा हुआ, उसकी बदलती जा रही है। तो ये देश काल पात्र के मारे है, या मतलब कि वजह क्या है इसका? सर, मैं कल ही एक जगह लेक्चर दे रहा था, तो हमारे यहाँ जो देश काल और पात्र होता है, इस पर हम विचार नहीं करते। बिल्कुल, करना भी नहीं चाहिए। हम लोग विचार नहीं करते। अब बोलने लगे मगर हाँ, हम बोलते रहते हैं। हाँ। हम क्या समझते हैं कि कोई सतयुग आएगा। हाँ, सतयुग नहीं आएगा। मैं अगर बोलूँ आपसे, आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले दिल्ली में तांगा चलता था, और ये तांगा टमटम के रूप में बॉम्बे में चलता था, न्यूयॉर्क में मिल जाता तांगा आपको, और लंदन में मिल जाता। आज कहीं नहीं मिलता। आज जापान में जो कार चलती है, उड़ती है, हाँ, उसको फंस लगता है, उड़ती है, थोड़ी सी ऊपर। हाँ, और चाइना में जो ट्रेन भी उल्टी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, वो रेल उनकी ऊपर है। तो अब युग कैसे बदलेगा? जब इतना युग बदल गया, हम उसी तरीके से कुंडली कैसे देखेंगे? तो युग कैसे बदलेगा? 30 साल बदल गया। इंटरनेट कहाँ था 30 साल 35 साल पहले? और कैसे युग बदलेगा? तो इस बदलते युग में हमको बदलता आदमी तो कितना जल्दी बदल गया। बिल्कुल, 4 आदमी बैठे होते हैं, सर कोई मोबाइल लेके बैठा होता है, और युग कैसे बदलेगा? हम किसी को दूसरे युग की कल्पना कर रहे हैं। इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। युग बदल गया, अब कुंडली देखो। युग बदल गया, कुंडली देखो। हाँ, वो युग है नहीं। दूसरा हमने क्या कर रखा है कि मंगल के ऊपर मेरा काफ़ी, मैंने बहुत पहले भी लिखा था। हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए लड़की कुंडली में मंगल है, मेष लग्न में, तो जी वो
कमांडर इन चीफ हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, सर्जन हो जाएगा, पुलिस में चला हाँ, जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लीडर हो जाएगा। अब लड़की क्यों नहीं हो जाएगी? तो मंगल के जेंडर दे के काम कर हाँ, रहे हैं। वो भी बात मंगल जेंडर दे के तो या काम ये नहीं कर- मंगल दोष का भी आजकल बहुत ज़्यादा, तो मंगल आजकल हर आदमी शादी के पहले अब हो क्या रहा मंगल है? देख रहा है। हाँ, मंगल किस, खाली मंगल देखता है और कुछ नहीं देखता। इसमें क्या हुआ सर कि हमने वो मैं जब कंप्यूटराइज किया था, 4 सेट शुरू किया था हमने, बाकी सारे कार्यक्रम किए थे, मंगल ये मैच में करते करते छोड़ दिया था मैंने। जहाँ मैंने छोड़ा वहीं रुका हुआ है। उसके बाद मैं सबको बोल चुका कि इतने दोष है। अब उसमें क्या बोलते हैं कि लड़की के मंगल है तो लड़की क्या करेगी, आके डोमिनेट करेगी। अरे जो पढ़ी लिखी है, वो डोमिनेट जो करेगी। इंजीनियर है, डॉक्टर, काय को फालतू घर में बिल्कुल। शादी कर रही है तो लड़के को मारने आ रही है क्या, सास को मारने आ रही है? क्या उसका मतलब ही नहीं है कोई। अगर मान लो 4th में है तो वो घर को एक नया शेप देना नया चाहेगी। शेप दे देगी। हर लड़की देती है। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ। वो लड़की देती, क्यों नहीं देगी वो? उसका विजन है, शादी लड़के की थोड़ी हो रही है, लड़की भी तो हो रही है ना। शी वॉन्ट्स टू सी इन ए डिफरेंट ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, वो कर रही है। 7th में है तो वो चाहती है कि मेरे आसपास भाई, का हाँ। डे टू डे परस्यूट में क्या होना चाहिए, सामने वालों से डील कैसे करना कैसे करना चाहिए। अष्टम में है तो वो क्या आते ही मार देगी उसको, वो आते ही आएगी, मर जाएगा वो लड़का, आदमी को एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। और वहाँ 12th में है तो 12th में बोलते हैं कि साहब उसको बेड कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, नहीं, सबको चाहिए, शी विल बी मोर एग्रेसिव, नहीं होना चाहिए। इसमें सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? आपके लड़के को ही चाहिए, ये थोड़ी है। तो बिल्कुल आप उसी हिसाब से करो ना। बिल्कुल सही, अपना यही भी मैं भी देखो। कहता हूँ, यही मैं आई भी थिंक कहता दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी। हमने क्या करा, ऐसे करके रख दी, हमने उसका उल्टा पुल्टा कर दिया। अच्छा मान अभी हम देख रहे थे जैसे ये सोफिया कुरैशी थी, उसमें क्या कमी है सब लड़की में? कोई कमी नहीं। उसका घर भी है, बच्चे भी हैं, वो व्योमिका थी, उसमें क्या कमी है? तो ऐसा बिल्कुल थोड़ी- सही बोल रहे हैं। ये मंगल के जो हम बदल गए, हमें ग्रहों को भी उसी हिसाब से बदलना चाहिए कि भैया जो मंगल बदल गया, सब मंगल बदल दूसरे, गया। मंगल चौथे, Exactly. मंगल 7वां, मंगल 12वां, मंगल 8वें में। चलो एक बार मैं थोड़ी देर के रुक के देख भी लूँ बाकी चीज़ें, पर मैं भी जो आप जो कह रहे हैं उसी से सही नहीं बिल्कुल, सर, कोई मतलब ही नहीं कोई। और उसी तरह हमको शुक्र को देखना चाहिए, उसी तरह हमें बाकी चीज़ें रहे। अरे शुक्र में भी क्या है शुक्र का भी मैं पूछना चाहता हूँ, शादी है सर, अब, पहले शादी ऐसे होती थी भाई, आदमी की शादी होती तो औरत को बोल दिया जाता था तुम्हारी यहाँ से आप जा रही, विदा हो रही हो, अब जहाँ जा रही वहीं से आरती उठेगी। उसके दिमाग में यही डाल दिया जाता था। अब तो समय बदल गया है, चीज़ें बहुत हो रही हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हॉरोस्कोप 2 चीज़ों पे आती हैं आजकल, रिलेशनशिप्स पे और मतलब आपके करियर का। 2 चीज़ों के ऊपर पूरी हेल्थ आदमी के ख़राब हो गए तो पूछेगा, वैसे नहीं पूछेगा। तो ये जो रिलेशनशिप्स में जो आपका क्या सोचना है इसमें, मतलब? देखिए सर, आज से 100 साल पहले जो शादी हो रही थी, हमारा देश चूँकि कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर वाले हम लोग हैं, तो हमको हैंड्स चाहिए थे। तो हम लड़की की शादी करे थे 12 साल में, 13 साल में, हद से ज़्यादा 18-20 में। प्यूबर्टी शुरू हुई नहीं, हमने कर दिया। तो वो उसको हमको हैंड्स चाहिए थे, खेत में काम करे, अपने माहौल में रहे। अब अपने घर हमारी लड़की उस घर में जाए तो इस आइडेंटिटी को भूल जाए, उनकी लड़की आए तो इस आइडेंटिटी को भूल जाए। तो वो सामाजिक नीड थी और धार्मिक विवाह था, वो धार्मिक विवाह था। अब क्या है, धर्म तो हमारा वैसे ही रह गया, नाम का रह गया, और सामाजिक विवाह है नहीं, एक दिन का है जिस दिन लोग आते हैं। व्यक्तिगत विवाह है, व्यक्तिगत। अब 2 लोग व्यक्तिगत विवाह कर रहे हैं। व्यक्तिगत विवाह, बिल्कुल सही, व्यक्तिगत विवाह है, बिल्कुल शब्द सही बोला। हाँ, तो आप 2 लोग विवाह कर रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप समझ रहे वो चलेगा, धर्म से चल नहीं रहे आप लोग, समाज से आप चल नहीं रहे। आपके घर में तीसरा बंदा आने को राज़ी नहीं, आप 100 बार पूछना पड़ता है आ जाऊँ क्या, कि नहीं भाई आज हम बाहर जा रहे हैं। तो आपका जब जिम्मेदारियाँ बदल गई तो आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, तो ज्योतिष को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब जैसे कि अब हम लोगों ने, भाभी जी ने हमको बताया कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या थी, एस्ट्रोलॉजी अब किस तरह देखना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे जो लोग, गुरु राहु, शनि केतु, मंगल, गुरु इत्यादि इत्यादि पे बात करी, और उन पे जो लोग डराते हैं वो डरने की बात नहीं है। हम लोगों ने रेमेडीज़ की बात करी, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इस पॉडकास्ट के एंड में बोल रहा हूँ, जो हम लोगों ने असली चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब आई है, वो है नक्षत्र। हर नक्षत्र की शक्ति, हर नक्षत्र का देवी देवता, हर नक्षत्र के पीछे एक कहानी है। हर नक्षत्र कुछ अच्छी चीज़ें बताता है, कुछ ख़राब चीज़ें बताता है।
उस पे जो ग्रह बैठता है, और जैसे बॉम्बे ने सुंदर से बोला कि वो ग्रह वहाँ से पास कर रहा है, हर चीज़ मूव कर रही, जब जाता है तो अपने साथ वो एनर्जी लेके आगे बढ़ता है। वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम 27 एपिसोड में 27 नक्षत्र और जो उनकी जो एक मेडिटेशन वाली क्रिया है, क्योंकि हमको अपने ऋणानुबंधन हटाने हैं, तो हमको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को एक तरीके से जीना चाहिए। सुबह उठें, आजकल लोग 11 बजे उठते हैं, व्यायाम करें, इत्यादि इत्यादि, प्रार्थना करें, वो सब करें। उसके साथ जो नक्षत्र को किस प्लैनेट कौन से नक्षत्र में और उसमें आप क्या मंत्र कर सकते हैं और क्या और कर सकते हैं, वो चीज़ जो है वो एनर्जी को वाइब्रेट करके, आपको एनर्जी को संतुलन करके आपके एक्शंस को बदलेगी, उससे आपका रिएक्शन बदलेगा। तो इसके साथ मैं इस पॉडकास्ट को, आज पहला था, और हम ये 27 पॉडकास्ट करेंगे जहां हम हर नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, और नक्षत्र को लेकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी जो मेडिटेशन या मंत्र की विधि है वो भी बताएं, और आप इंतज़ार करिए, हम लोग ये ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। धन्यवाद।